नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इन प्रस्तावों के तहत साल 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। और इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल से जुड़े संशोधनों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 3 बिलों से साउथ के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वहीं विपक्ष ने सदन में इसे सरकार की तरफ से राजनीति बताया और इस पर लगातार विरोध के स्वर भी सुनाई दिए विपक्ष की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये ऐतिहासिक क्षण जो है वो लोकसभा में देश को उस वक्त मिल जाएगा जब ये सर्वसम्मति से 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इन प्रस्तावों के तहत साल 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। संशोधन विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 3 बिलों से साउथ के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी। मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल की बात की थी। कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में खड़ी है। हम इस आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें ओबीसी का हक मिलना चाहिए। विधेयक पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि बिल में ओबीसी का जिक्र नहीं है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। इस बिल से महिलाओं की सियासत में भागीदारी तो बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर शक जता रहा है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि महिला आरक्षण
क्या ऐतिहासिक क्षण है और इसमें कोई शंका ही नहीं, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी देना दशकों से अटका हुआ था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित करेगा। सवाल नंबर 2, महिला आरक्षण इतिहास बनेगा या इतिहास दोहराएगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछला इतिहास रहा है, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का, और क्या अब आगे का इतिहास इसे सर्वसम्मति से पारित करके महिलाओं के पक्ष में बनेगा? सवाल नंबर 3 और आखिरी सवाल यह कि महिला आरक्षण में भी क्या वोट बैंक की चाल है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? आज इस सवाल को भी पूछेंगे और हम आज इस पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं एक एक करके हमारे महिला जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे। और हमारे साथ में सुमन शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनुश्री शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सुमित्रा चौधरी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। और साथ ही भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले सुमन जी, आप ही से कि विपक्ष को आशंका है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बिना परिसीमन के इसे लागू किया जाए, इस तरह की विपक्ष की मांग है। और यह भी कहा जा रहा है कि साउथ का राजनीतिक प्रभाव इससे कम हो जाएगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय करने की बात विपक्ष कह रहा है। ये कैसा संशय है विपक्ष का महिलाओं को भागीदारी की बात जब भी आती है उस पर? हेमंत, मैं आज आपको भी बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस विषय को अपने डिबेट में कंटिन्यू किया है। मैं न्यूज 18 को देख रही हूँ, लगातार इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा बराबर हो रही है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। ये देखिए, इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होने जा रहा है जो नारी शक्ति को बल और शक्ति देता है। अधिनियम के स्वरूप को लेकर जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा तो मैं सारे शंका शुबा दूर करूंगी। ये नारी शक्ति अधिनियम किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स या किसी का क्रेडिट लेना या किसी को क्रेडिट देने की योजना नहीं है। 30 साल से लंबित हमारे इस अधिनियम को, हमारी इस पावर को किस तरह से क्रश किया गया लोकसभा में, ये हम लोगों ने कई बार देखा। और जिन्होंने अधिकतर समय शासन किया उनके समय भी देखा। जब हम सितंबर 23 में ये बिल लेके आए और पारित हुआ तो ध्वनि मत से सभी पार्टी के लोगों ने इसको पारित किया। लेकिन उस समय क्या आवाज उठ रही थी? उस समय ये आवाज उठ रही थी कि अरे इसको देर नहीं कीजिए, आप देर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 36 में या 34 में मिलेगा, इसको तो अभी इसी बार के इलेक्शन में लागू कीजिए। उस त्रुटि को दूर करके अगर सुधार किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो इतना पेट में दर्द क्यों है? एक सवाल ये उठता है। दूसरी शंका कि लोगों के हितों, माने जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उनके हितों पे चोट पहुंचेगा, तो मैं क्लियर करूं कि जब 74 अमेंडमेंट हुआ था, 94 में उसी अमेंडमेंट के तहत मैं पार्षद बन के इस नगर निगम में, जयपुर के नगर निगम में पहुंची थी। क्या उस समय हमारी ओबीसी की बहनें नहीं पहुंची? क्या हमारी SC ST की बहनें नहीं पहुंची? क्या हमारी मुस्लिम बहनें उस समय नहीं पहुंची उस छोटे सदन में? फिर ये सवाल को क्यों उलझाया जा रहा है? इच्छा यही है ना कि ये क्रेडिट क्यों नरेंद्र मोदी लिए जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया तो कहा कि हम इसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप अगर चाहते हैं तो हम आपके फोटो के साथ इसका क्रेडिट आपको दे देंगे। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब अखिलेश यादव वहां खड़े होकर बहुत चिंता कर रहे थे कि ओबीसी की बहनों का क्या होगा, और डिंपल यादव पीछे मुस्कुरा रही थी। मुझे शर्म आई। डिंपल यादव तो अपने खानदानी गुण के कारण या वंशवाद के कारण सदन में पहुंच जाती हैं, लेकिन बाकी जो हमारी यादव बहनें, ओबीसी बहनें या अन्य बहनें हैं, उनके चिंता का जो आंसू बह रहा था वो ढोंग था, वो घड़ियाली आंसू थी। वो तो खुद पहुंच रही है लेकिन बाकी नहीं पहुंचे। अब जब रास्ता सरल हो रहा है, सुलभ हो रहा है और हम सदन के दस्तक देने वाले हैं, गेट के करीब खड़े हैं, उस दरवाजे को बंद करने की चेष्टा क्यों हो रही है? मैं कहूंगी कि पेट में दर्द इसलिए भी है मंत कि इसकी जो हमारा अधिनियम है, इसकी सुंदरता और इसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैलने वाली है, पूरे विश्व में जाने वाली है। हम विश्व में अगर अपनी संख्या देखते हैं सदन की तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। 33% मिलेगा तब जाके हम अन्य देशों के कहीं जाके मुकाबले में खड़े हो पाएंगे, वरना हमारी स्थिति वहां खड़े होने की नहीं। हम 10 से 14% के बीच बोल रहे हैं इतने सालों से आजादी के बाद भी। तो हमें अब लेकिन सुनो हेमंत, चावल तो बन के तैयार हो गया,
स्वादिष्ट भी दिख रहा है, खुशबू भी उड़ रही है, लेकिन उसमें अरे थोड़ा इसका रंग पीला होता तो ज्यादा आनंद आता। इस प्रकार की भावना के कारण ही इस बिल के लिए आप देखिए चिंता कहां हो रही है कि साउथ में हमें मेजोरिटी नहीं मिलेगी। इस पर मैं हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया तो इस हमारी पर मैं आ संख्या जाऊंगा, कम हो समय जाएगी। नहीं है। ये ठीक है कैसी अनुश्री सोच शर्मा है? जी, ये विपक्ष इतना क्यों बेचैन है इस बात को लेकर के कि बीजेपी हिंदी भाषी इलाकों में अपनी फायदा उठा लेगी, इसका अपनी हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ा लेंगी या राजनीतिक लाभ ले लेंगी, जबकि ये तो पूरी महिलाओं की बात हो रही है ना। हेमंत जी देखिए, विपक्ष बेचैन नहीं है और निश्चित तौर पे हमने इस अधिनियम का स्वागत भी किया है और हमने 2023 में भी इसकी सहमति दी थी। आप इस चीज को देखिए, मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, यहाँ पे मुद्दा हो रहा है कि जिस तरीके से चुनावों के बीच आपने जो परिसीमन का खेल खेला है वो चीज कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। आज ये बात कर रहे हैं, मैं सीधा सा इनसे सवाल पूछ रही हूँ कि अचानक से यू टर्न क्यों? जब 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे तब विपक्ष और तमाम जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने कहा इसको तुरंत लागू करो। जब आप कह रहे हो कि हम जनसंख्या करेंगे, उसके बाद परिसीमन करेंगे और उसके बाद ये लागू होगा, आज 30 महीने बाद आप इस चीज को यू टर्न में लाते हो और 2011 की जनगणना के आधार पे उसका परिसीमन करना चाह रहे हो। क्यों? आज मैं सवाल पूछती हूँ क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना में कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग की जनगणना नहीं है। आज अगर आप बात कर रहे हैं और महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं तो महिला अधिकारों में मैं सबसे पहले बता दूं, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक 19 मूल अधिकारों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। 1931 में इसका अधिवेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। कुछ भी हुआ, लेकिन आज दिनांक तक आपको पता है भारत की स्थिति कराची में क्या हुआ था? कराची में जब इसको पारित किया गया, सरोजिनी नायडू ने विरोध जब किया कि महिला को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अधिकारों की बात को पढ़ो, महिलाओं के अधिकारों की बात की गई तो महिला के अधिकार के साथ साथ भारत की राजनीति में आजादी के पहले दिन से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आज अगर आपकी मंशा होता बोलने दे, आपका शासन था 2011 में, आपने क्यों नहीं किया? आपका शासन था, जनगणना था, परिसीमन था, 2011 में आपने क्यों नहीं किया? 2011 में आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछेगा देश की आधी आबादी पूछ रही है कि 2011 में आपने क्यों नहीं किया? पूरे पावर में थे, पूरे सत्ता में थे और परिसीमन भी था और हमारा सारा चीज था, क्यों नहीं किया? ये ढोंगी और घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। नारी विरोधी, महिला विरोधी है आप बिल्कुल विरोधी हैं, वरना 2011 में भी आ सकता था और 1931 में आपकी पार्टी की सरोजिनी नायडू ने विरोध किया था कि महिला आरक्षण नहीं मिल सकता है। जब आपने जिक्र किया तो मैंने उसका हवाला दिया। अनुश्री, इस चीज को थोड़ा अध्ययन करो कि इतने साल तक शासन किया, राज्यसभा में बिल को क्यों पारित किया? अगर आपकी मंशा क्लियर थी तो राज्यसभा में आपने क्यों किया? क्यों नहीं लोकसभा में पारित किया? अगर आपकी मंशा में कोई खोट नहीं था, आपकी नीयत में खोट था, आप चाहती नहीं थी, आपकी पार्टी सदैव महिला विरोधी रही है, तो अभी जाति रूप से गणना की बात, ये बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हो या हिंदुस्तान है, भारत की आधी आबादी आप लोग को आपस में नहीं एक करके। सुमन जी आपका, सुमन जी हो गया आपका, जमीन खो देंगे, आपको जमीन हासिल नहीं होगी। ठीक है सुमन जी, ऐसे आपस में महिलाएं लड़ेंगी तो वो अटकता ही चला जाएगा ना, आपस में मत लड़िए। 2-4 जगह भी नहीं दिखती है, इसलिए अपनी महिलाओं के इस बिल का समर्थन कीजिए, मैं यही चाहूंगी। ठीक है, 2 और मेहमान है सुमन जी, अभी सुमन जी 2 और मेहमान है। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति करने का अवसर 70 साल आपको मिला, आपने क्या किया? आपने क्या किया? 70 साल अवसर मिला, जो गरीबी से देश नहीं निकला, भुखमरी से देश नहीं निकला, महिलाओं को आजादी नहीं मिली और हमारा घोटालों पे घोटालों का इतिहास रचा। ये किया 70 साल में आपने। आप महिलाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करेंगे। महिलाओं पे तो होना ही चाहिए। महिला क्यों नहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में आए? महिला क्यों नहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में आए? महिला केवल वोट बैंक बन के रहे, महिला क्यों नहीं केंद्र बिंदु में आए? महिला को आना चाहिए अपने केंद्र बिंदु में और उसी का प्रकाश हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप लोग सब लोग अपनी सहमति बनाइए। मैं तो यही आपसे अपील करूंगी कि इसमें इफ एंड बट, किंतु परंतु का डॉट मत लगाइए, अपने नेताओं को समझाइए कि इस बिल को पारित करें। खेल कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कहीं कोई खेल नहीं है, कहीं कोई खेल नहीं है।
आप अपने सहयोगी इंडी गठबंधन अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। वो महिला आरक्षण बिल को कभी पसंद नहीं करता था, इसलिए ये चेष्टा हो रही है। केरल की चिंता हो रही है, तमिलनाडु की चिंता हो रही है कि वहाँ क्या होगा। अरे क्या होगा यही आप लोग को पता नहीं है। कुछ नहीं होगा, जो सारे राज्यों में होगा वो वहाँ होगा, बराबर की भागीदारी होगी। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। सुमित्रा चौधरी जी, चलिए मैं आ रहा हूँ। सुमित्रा चौधरी जी कैसे देखें, अभी ये तो खत्म ही नहीं होगा, फिर आप लोग ही दोनों करते चले जाएंगे। मैडम सुमन जी शांत हो जाइए, इस बिल को पारित करवाइए। ठीक है सुमन जी शांत हो जाइए। सुमित्रा चौधरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष अगर साथ आएगा तो ये बिल पास हो जाएगा। डेफिनेटली हेमंत जी, आज हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो और हमारी भागीदारी की शुरुआत हो। जो अटकलें पिछले बार आई थी वो अटकलें इस बार ना हो। कोशिश इस बिल में यही की गई है कि उन अटकलों को क्रॉस करते हुए हमारी भागीदारी शुरू तो हो कहीं पे। परसेंटेज, रिजर्वेशन, इन सब पे हम बाद में लड़ सकते हैं, पहले शुरुआत तो हो कि हम केंद्र बिंदु में आए, हम कहीं सेंटर पॉइंट में आए और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। आई थिंक उसके बाद तो हमारी क्वालिफिकेशन जो है वही अपने आप के लिए बात करेगी। तो कोशिश ये है कि जो एक इनिशियल स्टेप है वो वेलकम करती हूं मैं कि यस 33% शुरू कीजिए। डिलिमिटेशन कोई भी सेंसस हो जहां से भी वो लेना चाहे, लेकिन एक बार इस बिल को शुरू कीजिए ताकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, हमें एक वो प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हम अपने आप को प्रूव कर सके। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस बिल का, क्योंकि आई थिंक थोरोली थॉट थ्रू है और काफी इन्होंने इसमें भले ही वो डिलिमिटेशन की जो अटकलें हैं उसको हटाने की कोशिश करी है और पॉपुलेशन सेंसस भले ही 2011 का हो, इट शुड स्टार्ट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये डिलिमिटेशन ला करके सेंसस को हटाना चाहते हैं, और 2011 से क्यों, जब सेंसस चल रहा है तो नए सेंसस से होना चाहिए। ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, तो 2029 इलेक्टोरल्स के लिए ये पॉसिबल है या नहीं है, ये भी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट। उसके बाद जब वो सेंसस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये ऑप्शन होगा और वो सेंसस के ऊपर बेस्ड होगा। दूसरा, इसमें सेंसस को भी डिफाइन करने का एक अलग डेफिनेशन दिया है जहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो मैं ये मानती हूँ कि आज के टाइम में जब रिजर्वेशन इटसेल्फ भी बहुत इररिलेवेंट रह गया है, तो इस चीज के ऊपर लड़ना या इस चीज के ऊपर एक अच्छे खासे बिल को रोकना कोई सेंस नहीं मेक करता है। आई थिंक हमें इस बिल का स्वागत करके मूव ऑन करना चाहिए सो दैट हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए ढंग से। भाग्यश्री सैनी जी, कैसे देख रही हैं आप, और देश के महिलाएं क्या चाहती हैं? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या चाहती हैं कि ये जो डिलिमिटेशन को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्या ये रोड़ा अटकाने की साजिश है या सरकार इसमें कहीं राजनीति कर रही है, या महिलाओं की मंशा क्या है इसे लेकर के कि 543 पर ही, भाई अगर आप इतने ही देने के लिए उतावले हैं तो सारी चीजें छोड़िए, 543 सीटों पर ही 33% रिजर्वेशन कर दीजिए। ये भी विपक्ष। देखिए, मैं सुमित्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए आधी आबादी के सम्मान और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की बात है, और ये जो बिल है वो बेटियों को, महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक नहीं बना रहा, वो उनको जो देश की सर्वोच्च संस्था है उसमें फैसले लेने में भी उनको इंक्लूड कर रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये क्रेडिट की लड़ाई से ज्यादा जो इच्छा शक्ति की लड़ाई है वहां पे होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी विडंबना नहीं है कि जो चीज हमें 70 सालों तक नहीं मिली, अब 70 साल बाद जब उस चीज को लाया जाएगा, उस संतुलन को बनाने की कोशिश की जाएगी, तो वो बहुत आसान तो नहीं हो सकता। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी। और यहाँ पे पैनल पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं जो कांग्रेस बीजेपी से हैं, अगर आप उनको उनके कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता से हटाएं और एक सामान्य महिला के तौर पे बैठाएं, तो उनको भी अंदर से पता है कि जो चीज हमें 70 ईयर्स तक नहीं मिली उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। ये जो डिलिमिटेशन है, ओबीसी का जो भी है, ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन एक होता है ना कि एक बेहतरीन एक मील का पत्थर है जो शुरुआत हो रही है, और उस शुरुआत में हम सभी को साथ देना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता इस बात का कोई तर्क है कि जब सरकार बनी थी, जब उन्होंने पास किया, उन्होंने तुरंत तब क्यों नहीं लागू किया। ठीक है, नहीं लागू किया, आप लागू कर रही है ना, तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर अब अच्छा स्टेप हम लोग ले रहे हैं तो मुझे लगता है विपक्ष को इसका साथ देना चाहिए।
कोई भी जो चीज होती है वो एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकती। ये महिला आरक्षण विधेयक में ही नहीं, आप देश में जितने भी कानून या जितने भी विधेयक आए अगर आप उनमें भी देखेंगे तो कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई लूप हॉल, कोई ना कोई चीज उसमें रही है और वो एक बार में ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस चीज को हमें बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, सभी को इसको एक पॉजिटिविटी के साथ में शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद में जो भी इसमें कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जी भाग्यश्री जी, बढ़िया बात कही आपने, अच्छी बात कही है, लेकिन अनुश्री जी, ये तो सारी महिलाओं की मंशा है इस देश में कि इतने सालों तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है, तो अब स्वागत कर लीजिए। अब आपस में लड़ने का क्या फायदा है? और क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? क्या गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तो ये पूरा भरोसा दिया है ना, पूरी गारंटी दी है, वादा किया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में सीटें कम हो जाएंगी, बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। हेमंत जी देखिए, हम उन पे कैसे भरोसा कर ले जो अपने ही स्टेटमेंट में यू टर्न ले रहे हैं। 2023 में कुछ कहते हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये बात निकल कर आती है, प्रधानमंत्री महोदय अचानक से ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वर्गों के बारे में तो बाद में देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी का जो है वो कैटेगराइजेशन नहीं है। आज पहले 2023 में आप कुछ कहते हो, आज आप 2026 में कुछ और कह रहे हो। तो जब देश में जो इनकी डबल इंजन की सरकार है वो बार बार ट्विस्ट से यू टर्न मार रही है, तो उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी? मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं कि हमें जो अधिनियम है उससे कोई शिकायत नहीं है, बात है इनकी मंशा से। जो ये डिलिमिटेशन की राजनीति खेल रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति, आज इनको अचानक से जब राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 3 स्टेट के तो हो गए, असम के इन्होंने किस तरीके से चुनाव कराए इनको पता है। आज अभी भी 2 स्टेट में चुनाव बाकी है और किस तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं, और ये अचानक से विशेष सत्र बुला रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की हम जब बार बार मांग कर रहे हैं, तो कहेंगे आप ही तो पहले कहते थे कि अभी तुरंत लागू किया जाए, जब 2023 के अंदर बिल लाया गया था। मैं कहती हूँ आज बार बार ये हेमंत जी, मैं कहती हूँ बार बार ये 70 साल कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में 150 साल बाद अधिकार मिला था महिलाओं को वोट देने का। आप भी चाहते हैं भारत में भी महिलाओं को 150 साल तक इंतजार करना पड़े? महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? हमने 2010 में हमारे जो स्वर्गीय फिर तो अनुश्री जी आपका बस चले तो भारत की महिलाओं को 150 साल तक इंतजार करवाएंगी 33% भागीदारी तक पहुंचने के लिए। बार आप उस चीज के बैक पॉइंट पे क्यों जा रहे हैं? आप फ्रंट की बात कीजिए ना। आज की ही तो बात कर रहे हैं, आज ही तो लागू करवाना है, कल में क्यों जाएं? आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं जी। मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं दूसरा मुद्दा और कह रही हूँ। इनके पार्टी में महिलाओं का प्रतिशत जान ले, इनके पार्टी में महिलाओं का प्रतिशत जान ले, इनके ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत जान ले। क्या जवाब दे दे, सुमन जी जवाब दे दे, सुमन जी जवाब दे दे। कितना एक मिनट मुझे बोलने दो, फिर आपका सुन लूंगी। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अमेरिका में इतने सालों बाद मिली, यहाँ इतने सालों मिली, इतनी जल्दी भारत में क्यों है? तो जल्दी अच्छी बात नहीं है महिलाओं के लिए, जल्दी अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। 70 साल की चर्चा कर बैठी, दूसरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हम तो केवल 2014 से बदलते हुए भारत की बात कहूंगी, जहाँ भारत बदला, महिला शक्ति बढ़ी और महिला शक्ति अब सदन की ओर बढ़ रही है। मैं 2014 की बात करूंगी, 70 साल की बात ही नहीं करूंगी। 2014 में देश क्यों बदलने लगा, देश क्यों तरक्की करने लगा, विश्व के परचम में देश का नाम क्यों आने लगा? ये सोचिए आप लोग, 70 साल तक आप लोगों ने क्या कहा था? अब ये सोचने आप लोग के लिए सिरदर्दी है, हमारे लिए नहीं। और जहाँ तक ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए चिंता हो रही है, तो आप उनको टिकट दे दीजिएगा, रिजर्वेशन आने दीजिए, झोली भर के ओबीसी को दे दीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और आप देख रहे थे आज की फाइट।